हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो वैसे तो बीएनपी का पार्ट है बेटा, और वैसे वो पार्ट है असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट का। ठीक है, जो आपके फाइनल है। अब चैप्टर नंबर 2 में और भी कई बात, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ मिल जाए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसके उस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। यस, मुझे कुछ लोगों ने हो सकता है इन सेक्शन का नाम पढ़ रखा हो। सर ये है 44B, पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? सेक्शन 44B, और ये कहता है सर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए ये सेक्शन सारे। तो नॉन रेजिडेंट engaged in, ठीक है, नॉन रेजिडेंट engaged in शिपिंग बिजनेस, पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? हाँ जी, नॉन रेजिडेंट engaged शिपिंग बिजनेस पढ़ा है किसी ने? यस, वेरी गुड निक। यस, और कोई? निवी ने ठीक आंसर दिया है। सुना है किसी ने नॉन रेजिडेंट engaged in शिपिंग बिजनेस? इस टॉपिक का जिक्र दो जगह आता है, एक सर सेक्शन 44B में और एक आता है सर सेक्शन 172 में। ठीक है, सर सेक्शन 172 कहां से आ गया बीच में? सुनिए सर, जिसकी इनकम करंट में ही, यस वेरी गुड, समृद्धि का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। यस सर, हम जब बेसिक पढ़ते थे और बेसिक में हम ये बोलते थे प्रीवियस ईयर रूल, राइट। प्रीवियस ईयर रूल का मतलब होता था सर कि वैसे तो हम जो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो इनकम हमारी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो इनकम हमारी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। बट कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के, इस रूल के क्या है, कुछ एक्सेप्शन है सर। और सेक्शन 172 अगर आपको याद होगा तो, जिस कि सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपना शिप लेके इंडिया में आता है और यहाँ से कोई लगेज या पैसेंजर को बिठाता है तो उस पे इनकम हमें इसी साल पे टैक्सेबल करनी है, अगले साल का इंतजार नहीं करना है। याद आया? यस सर। यस सर। तो सर वो तो पढ़ते थे सेक्शन 172, वहां पे जो सिर्फ ये बता रहा है कि जो बोलते ना पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, तो वो सर उस। अब 44B उन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव इनकम है, मतलब, तो सुनिए ध्यान से समझ लेना बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे सर? सुनिए, है ठीक है, इंडिया में लेके आया, ठीक है, हम जैसे मैंने अपना शिप लेके आया सर और मुंबई पोर्ट पे रुका, तो भैया ये भी तो एक बिजनेस ही है इसका, ये भी तो इसकी इनकम दो तरीकों से निकाल सकता है कि सर टोटल रेवेन्यू इसने कितना वहां से भाड़ा लिया और माइनस कितना इसने खर्चा किया, क्या ऐसे ही अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस सर, इसने वहां से कितना भाड़ा लिया, कितना लगेज लिया, कितना क्या लिया, वो तो लिख लेगा और उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, डेप्रिसिएशन हुए, वो सब चीजें लेस कर देगा। तो क्या इसके पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जिस पे इसको टैक्स दे? बोलिए यस और नो। यस सर, हम भी ऐसे निकालते हैं सर, ये भी ऐसे ही निकालेगा, बिल्कुल ठीक है। पर
इसको भी तो एक ऑप्शन मिलना चाहिए। ये कहता है सर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता, मुझे इंडिया के रूल ही नहीं पता है, तो ये खर्चे कौन से अलाउ है। तो मुझे तो आप कोई सीधा सिंपल % ऑफ टर्नओवर या 8% ऑफ टर्नओवर ले लो। वैसे ही इनको कहा कि आपको मानी जाएगी, ठीक है। इसमें से आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा और कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सिंपल टर्नओवर का, इसके लिए भाड़ा ही टर्नओवर है ना, तो कहा कि आप अपने पीजीबीपी इनकम या बीएनपी इनकम डिक्लेयर कर दो, आपका काम हो जाएगा। बोलिए, इज दैट क्लियर? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। प्रोविजन को यहाँ लिख देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में और बातें करते हैं, ठीक है। तो सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंगेज इन शिपिंग बिजनेस है और वो इंडिया में आके शिपिंग में से कुछ इनकम कमाता है, तो 7.5%, ठीक है, 7.5 पर उसकी जीबीपी इनकम होगी सर। क्या इसमें सभी एग्री हैं इस बात पे? और इसमें से सर नो एक्सपेंसेज, किसी तरीके के किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलेगी। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया तो क्या आप कर देंगे? आपको प्रोविजन याद है? यस सर याद है। तो अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए तो क्या आप कर देंगे? कर देंगे सर। अच्छा कर देंगे, तो मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा आपको। तो सुनिए, एग्जांपल ये है कि सर आप ना दिल्ली से लेके दिल्ली नहीं, ध्यान से सुना, आप मुंबई टू श्रीलंका का काम करते हैं, तो आप जो टूर है श्रीलंका, और आप इंडिया में क्या है सर, आप नॉन रेजिडेंट हैं। अब ध्यान से सुनना, इस बंदे ने क्या किया। पहला, ये पैसेंजर ले रहा है, कहाँ से ले रहा है पैसेंजर? पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका टू मुंबई, पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका टू मुंबई, 5 lakh rupees received in। दूसरा कहा सर, पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका टू मुंबई, 2 लाख रुपए received in मुंबई। ओके सर, पैसेंजर फ्रॉम मुंबई टू श्रीलंका, 3 लाख रुपए received in मुंबई। और सर पैसेंजर फ्रॉम मुंबई
टू श्रीलंका, 4 लाख रुपए रिसीव्ड इन श्रीलंका। ओके, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको बोला सेक्शन 44B लगाओ और इस बंदे की इनकम बताओ। तो पर्सनली मैं फिर कह दूं, कोई भी माइक पे आंसर नहीं करेगा, पर्सनली आप मुझे निकाल के बताइए कि इस बंदे की बीएनपी इनकम कितनी है। इस बंदे की बीएनपी इनकम कितनी है, ये आप मुझे निकाल के। अभी तक मेरे पास ऑडियो आ रहा है ना? हाँ जी, अभी तक मेरे पास 2 आंसर आए हैं और दोनों अलग अलग आंसर हैं। ओके, 2 आंसर अलग अलग आए हैं मेरे पास, तो मैं देख लेता हूँ और कितने आंसर आते हैं, फिर अपन बात करते हैं। सोशल मीडिया चलाते हैं? आप में से कौन कौन सोशल मीडिया चलाता है? व्हाटएवर इट इज, इंस्टा, व्हाट्सएप, एफबी। तो वहां पे एक चीज मिलती है ना अपने को, आप सब वर्सेस रियलिटी, देखा है? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो वैसा ही कुछ यहाँ होता है। जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था, एक बात ध्यान से बताना, मुझे ईमानदारी से बताना, जब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया गया था और बोला गया था कि सर अब आप क्वेश्चन कर लेंगे, आपने कहा यस सर हम कर लेंगे, उस बात में और जब ये क्वेश्चन आप एक्चुअल में करने बैठे, क्या आपको आपके कॉन्फिडेंस में कहीं फर्क आया कि पहले लग रहा था कर लेंगे, अब लग रहा है कि अरे भाई कैसे होगा? क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, या उतना ही इजी लगा जितना हम सोच रहे थे? चलिए, ये वो इनकम टैक्सेबल है, याद है टेबल बनाई थी हमने? ठीक है, और है सर हम तो एनआर को पढ़ रहे हैं, तो क्या आपकी उस टेबल का जो थर्ड कॉलम
इनकम था एनआर के लिए, वो आपके माइंड में होना चाहिए। यस सर, वो आपके माइंड में होना चाहिए। और अगर वो आपके माइंड में है तो फिर गलती नहीं हो सकती। नॉन रेजिडेंट के लिए वही या इंडिया, यस और नो? यस सर। तो या तो इंडिया में कमाना जरूरी है या इंडिया में मिलना जरूरी है। पहली इनकम में आते हैं, पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका टू मुंबई। आप बता सकते हैं इसमें इनकम अर्न कहां हुई है? पहले केस में इनकम अर्न कहां हुई है, बता सकते? सर श्रीलंका में हुई है। यस, इनकम श्रीलंका में अर्न हुई है। मिली कहाँ है? सर श्रीलंका में मिली है। तो रिसीव आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, अराइज आउटसाइड इंडिया। तो क्या ये 5 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल होंगे? आंसर इज नो, नहीं होंगे। ओके, दूसरे एग्जांपल में आते हैं सर। पैसेंजर फ्रॉम श्रीलंका, जहां से पैसेंजर लेते हैं वही इनकम अराइज होती है। तो सर यहाँ भी इनकम श्रीलंका में अराइज हुई, बट इस बार इनकम रिसीव कहाँ हुई? ठीक है, इस बार इनकम हमारी मुंबई में रिसीव हुई है। तो क्या ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल है आपके लिए? यस सर। तो पहले तो ये डिसाइड करो, परसेंटेज तो बात की बात है। लिया मुंबई, कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, मिली भी मुंबई में। तो बताइए इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं? है सर। नेक्स्ट वन इज सर, इनकम कमाई मुंबई में, मिली श्रीलंका में। तो बताइए इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं? है सर। कमा ली ना, कमाते ही टैक्स लग जाता है, कमाते ही तो टैक्सेबल हो गया। तो कुल मिला के सर 9 लाख रुपए की ऐसी इनकम है जो मेरी इंडिया में टैक्सेबल है। बोलो यस और नो? यस। तो सर 9 लाख रुपए का भाड़ा, 9 लाख रुपए का सर भाड़ा, उसका 7.5% कितना होता है भाई? 67,500। तो जिन लोगों ने 37,500 आंसर दिया था वो अपना आंसर चेक कर लीजिए, आपने क्या गड़बड़ की। वो जरूर चेक कर लें कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है। लिया चेक? तो सर ये 7.5% किसका है? आंसर तो ये ही आया था, बट कॉन्फिडेंट नहीं था। सही है या नहीं बेटा? कॉन्फिडेंट आपको होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बार बार आंसर, मैंने कल भी ये बात कही थी कि बार बार अगर आप आंसर टैली करना चाहते हैं कि मैं पहले आंसर टैली करूं फिर मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो ये आदत छोड़ दीजिए। हर बार आपके सामने आंसर अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सर ये 7.5% लेने के लिए आपको एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग लेना होगा, जिसके अंदर मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, अराइज इन इंडिया, और दूसरा ट्रेड रिसीव्ड इन इंडिया। लो जी, हमारा ये कंसेप्ट ओवर। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, क्वेश्चन करवा दिया है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सर इस कंसेप्ट का सेक्शन कौन सा है? कंसेप्ट का सेक्शन ये ना 44B। और सर 172 क्या है? 2 में ये एक्टिविटी लिखी हुई है ना। 172 में ये बताया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में एंगेज है तो उसकी इनकम इसी साल टैक्सेबल होगी, उस पर प्रीवियस ईयर रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर। ओके।
और 44B जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का है। चले बेटा आगे, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लेना। सर इसमें कोई बैड डेट हो जाए तो? कोई मतलब नहीं है, हो जाए तो हो जाए, किस्सा खत्म। क्योंकि जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं तो सेक्शन 28 से लेके 43 भी भूल जाते हैं। हमने लिखा ना, नो एक्सपेंसेस अलाउड, कोई खर्चा भी अलाउएबल नहीं होगा। ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहा हूँ, तो वो है सेक्शन BB। ये है सेक्शन 44BB। क्या है सर सेक्शन 44BB? तो देखिए बेटा, सेक्शन 44BB क्या कहता है ना, ये कहता है सर नॉन रेजिडेंट, सारे सेक्शन नॉन रेजिडेंट के है ना, नॉन रेजिडेंट engaged in extraction business, non-resident engaged in extraction business, मतलब जो जमीन से अपन निकालते हैं ना मिनरल्स वगैरह, उनके बिजनेस। तो सर ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पहले तो ये क्लियर करो कि ये बंदा, ये नॉन रेजिडेंट खुद एक्सट्रैक्शन नहीं करता है, ये सप्लाई करता है, सप्लाई करता है या ये सप्लाई करता है सर, सप्लाई प्लांट एंड मशीनरी फॉर एक्सट्रैक्शन या प्रोस्पेक्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा। आप कहते हैं कि सर मैंने एक्सट्रैक्शन के लिए एक रिफाइनरी लगवाई, ठीक है, या मैंने एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट किया। अब मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगवाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगवाना है। बिजनेस का ओनर कौन है? मैं हूँ बिजनेस का ओनर, ठीक है। अब ये प्लांट क्या मेरा काम है? क्या मुझे आता है ये प्लांट लगाना? नहीं सर, मैं तो प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं तो पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने इस प्लांट को लगाने के लिए से एक वेंडर को बुलाया, वेंडर बुला सकते हैं ना जापान से, और उसे कहा कि भैया हमें ये वाला प्लांट लगवाना है, और उससे सारी बातचीत हमने की। उसने कहा ठीक है सर लगा देंगे, चार्ज होगा। हमने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है आप लाओ और लगाओ। उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और ये प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। मैंने उनको 10 करोड़ का पेमेंट कर दिया, किस्सा खत्म। बोलो बात समझ में आ गई? तो हम टैक्सेशन यहाँ पे मेरा कर रहे हैं या उस बंदे का कर रहे हैं जो जहाँ प्लांट लगा के गया है? बताइए, सबसे पहले तो ये क्लियर करो। आवाज आ रही है क्या? ऑडियो आ रहा है? हाँ तो फिर रिप्लाई करते रहो बेटा, किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा ऑडियो नहीं आ रहा। ओके, तो किसका टैक्सेशन कर रहे हैं सर? बच्चे कह रहे हैं सर जापान वाले का, कुछ कह रहे हैं सर आपका। नहीं बेटा,
जो जापान से आया है। मैंने तो अपनी फैक्ट्री लगानी है, मैंने तो अपना प्लांट क्या लगाना है। अंशु कह रहे सर कंफ्यूजन हो गया। अरे बेटा इतने से में कैसे कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा कि मैं एक रिफाइनरी लगवा रहा हूँ इंडिया में, ठीक है। ओके, अब उस रिफाइनरी लगाने के लिए मुझे बहुत सारी मशीनों की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक जो उसमें प्लांट काम आता है वो लगाने के लिए मैंने एक फॉरेन वेंडर ढूंढा जो कि जापान में रहता है, ठीक है। मैंने उसे कहा कि भैया ये प्लांट लगाना है, आप सेटअप कर दोगे। उसने कहा सर हम कर देंगे सेटअप, प्लांट भी हम ले आएंगे, लेबर भी हम ले आएंगे, सब कुछ हम ले आएंगे और हम आपका काम फिट कर देंगे। हमने कहा ठीक है सर, चार्ज सर 10 करोड़ रुपए हमारा चार्ज होगा। हमने कहा ओके। वो आए, काम किया, हमने 10 करोड़ का उनको पेमेंट किया, बात खत्म। अब मेरा टैक्सेशन तो हो ही नहीं सकता, अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। मैंने कुछ कमाया है क्या अभी तक, बताइए, क्या मैंने कुछ कमाया अभी तक? नो सर। मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, मैंने तो अभी प्लांट लगवाया है। क्या है उस जापान वाले बंदे ने, और वो भी इंडिया में। अब जब उसने इंडिया में कमाया तो टैक्सेशन हमें उसका करना है। हमने क्या लिखा, नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन बिजनेस। सब में इंगेज्ड मतलब ये नहीं है वो बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है वो, सप्लाई कर रहा है सर। या तो सर्विस अपनी दे रहा है या प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहा है, इनमें से एक काम वो कर रहा है। आई बात समझ में? तो अब सवाल ये है कि उसने जो मुझे सप्लाई करी 10 करोड़ रुपए की, उसमें उसने क्या कमाया। तो अगेन वही बात है, या तो आप क्या करो, उसको बोलो भैया बुक्स अकाउंट बना सारे और बना के हमें बता कि तूने क्या कमाया। और अगर नहीं बनाना चाहता तो हम तुझे भी एक ऑप्शन दे देते हैं। सर क्या ऑप्शन दे देते हैं? वही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, 10% ऑफ अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। जितना अमाउंट तुम्हें इंडिया में मिल गया, इंडिया से मिल गया वो, या जो मिलने वाला है वो, उसका 10% तुम्हें अपनी पीजीबीपी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उसका 10% तुम्हें अपनी पीजीबीपी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और उसमें से आपको कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें वो पर्सन अगर 44 एक सेकेंड ना, ओके। तो अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा, वो बंदा अगर ये वाला वो सेक्शन ले लेता है तो उसकी इंडिया में पीजीबीपी इनकम कितनी होगी? बोलिए, तो उसकी इंडिया में पीजीबीपी इनकम कितनी होगी? हर्षित, साकार, हेमंत, कौन है, समृद्धि, प्राची, रिप्लाई करते रहे, रिप्लाई करते रहे। बिल्कुल सर, सर 1 करोड़ रुपए होगी, ओके डन। उसको कोई बुक्स अकाउंट्स नहीं रखने, उसको कोई अलाउड डिसअलाउड का कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा इनकम इतनी है। अच्छा अगर वो कहता है कि सर मैंने तो 6% ही कमाया है, तो बताइए, अगर वो कहता है कि मैंने तो 10% साहब कमाए नहीं है, मैंने तो 1 करोड़ कमाए नहीं, तो ही कैन क्लेम लोअर इनकम, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे एंड ऑडिट। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, चलते हैं फिर आगे।
7.5% है, 10% है, ये क्या उसी को देख के रखे गए हैं क्या सर, अलग अलग इंडस्ट्री को? हाँ, तो इंडस्ट्री को देख के रखे गए हैं। सर ऐसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सबका थोड़ी कोई करता है ऐसे। बेटा, कानून बनाने वाले ने जिन जिन का बनाया है हमें उनका पढ़ना है, किनका क्यों नहीं बनाया उससे हमें मतलब नहीं है बेटा। ऐसे अपन कितना सोचते रहेंगे। तो हमें तो जो बना हुआ है वो पढ़ना है, जो नहीं बना हुआ वो नहीं बना हुआ, हमें क्या करना है। हो सकता है गवर्नमेंट के सामने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई होगी। क्लियर है? ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट आ जाइए इसका। सर सेक्शन 44 BBA, ये क्या है सर? तो सेक्शन 44 BBA नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट लिया ना सर सेक्शन। नॉन रेजिडेंट engaged in operation of aircraft, नॉन रेजिडेंट engaged in operation of aircraft, क्या ये शिपिंग वाले से मिलता जुलता ही हो गया? हाँ सर, शिपिंग वाले से मिलता जुलता ही है, बस वो पानी में चलता है, ये हवा में चलता है। यस सर। तो अब सुनिए सर आगे इनके लिए क्या बोला गया, तो अब तो हमारे लिए बहुत इजी है सर। % ऑफ फ्रेट treated as BOP और PGBP इनकम। फ्रेट में वही एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग, सेम कंसेप्ट। कौन सा सर? वही फ्रेट अराइज इन इंडिया और दूसरा रिसीव्ड और बोलिए, बोलो, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो यहाँ पे। ये रेट्स आपको याद होनी चाहिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। सर ये एयरक्राफ्ट में किसका होगा? क्या बेटा? एयरक्राफ्ट में किसका होगा टैक्स? एयरक्राफ्ट किसका होगा मतलब? एयरक्राफ्ट में किसका होगा मतलब बोल रहे हो, पायलट का या अरे किसका? पायलट का थोड़ी होता है, कैसी बातें कर रहे हो? अपन टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, है ना? तो जो इनकम होती है वो ड्राइवर की होती है, टूर एंड ट्रेवल के मालिक की होती है। मालिक के? बस ये भी एयरक्राफ्ट कंपनी के मालिक की होगी ना। आज किंग फिशर है, तो अगर किंग फिशर में कोई इनकम होती है तो पायलट की होगी या मालिक की होगी? बस वैसे ही कोई फॉरेन कंपनी है जैसे कि एमिराट, अगर आपने सुना हो तो, दुबई की है जो, यस। तो उन एयरलाइंस का बेनिफिट है। ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं।
सेक्शन 44 ट्रिपल बी। तो कौन कौन से पढ़ लिए एक बार सुन लो। सर हमने बी पढ़ा, हमने डबल बी पढ़ा, हमने बीबीए पढ़ा, हमने बीबीबी पढ़ा, राइट? ओके। और ध्यान से सुनते जाना, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी है, देखते हैं आप गौर करते नहीं करते। फॉरेन कंपनी engaged in civil construction प्रोजेक्ट। क्या है? सिविल कंस्ट्रक्शन में पहली बात यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो क्या वो यहाँ कवर है? बताइए, एक फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, क्या वो यहाँ कवर है सर? नहीं सर, वो यहाँ कवर नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ कवर था क्या? 44 बीवी में अगर कोई इंडिविजुअल एयरलाइन चला रहा है तो वो कवर है क्या? यस सर, वो यहाँ कवर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉन रेजिडेंट वर्ड यूज किया गया है। नॉन रेजिडेंट का मतलब वो इंडिविजुअल है, वो फर्म है, वो कंपनी है, कोई मतलब नहीं है, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और जबकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी वर्ड यूज किया गया है तो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे ही एप्लीकेबल है, बाकी कोई नॉन एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके सर, अब बात आती है कि ये सिविल कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे कि ये टर्न की प्रोजेक्ट क्या है? एनीवन? कोई भी बता सकता है क्या टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है? नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा, हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो क्या बोलेंगे? चाबी घुमाओ प्रोजेक्ट बोलेंगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखिए होता क्या है, आप एक बात मत समझिए कि आप मेट्रो बना रहे हैं ना, जयपुर मेट्रो बना रहे हैं, सब जयपुर में मेट्रो बना रहे हैं, ठीक है? अब मेट्रो में एक टनल बननी है, एक क्या बननी है, और वो टनल हमें, हमारे पास उसकी मशीन नहीं है, हमारे पास उसका टेक्निक नहीं है, तो हमने एक जापानी कंपनी को बुलाया। किसको बुलाया? जापानी कंपनी को, और उसे कहा कि भैया ये एक टनल बनानी है, ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको ये काम करना है। उस कंपनी ने कहा ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए हम 20 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे। हमने उनको काम, तो यहाँ पे हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? जो कंपनी जयपुर मेट्रो बना रही है, यहाँ की टनल बनाएगी। सर हम तो जापानी कंपनी की बात, ठीक है? ओके, तो इसने आके हमारे लिए टनल बनाई। अब टर्न की प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं कि कई बार ये पूरा काम ले लेते हैं, और पूरा काम लेके क्या बोलते हैं कि भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो जब पूरा हो जाएगा काम हम बता देंगे, आप तो चाबी घुमाओ, आपका काम स्टार्ट। ठीक, मतलब हम पूरा रेडी करके आपको हैंड ओवर करेंगे, बेसिकली ये बोल सकते हैं। या आप मुझे कोई काम देते हैं और आप कहते हैं कि सर आप पूरा इसको कंप्लीट कर दो फिर हमें दे देना। तो इसलिए इसको बोला जाता है टर्न की प्रोजेक्ट। तो हमें इसको कहा गया कि भैया तुमने जो 20 करोड़ रुपए हमसे लिए, इनकम है, और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो बताइए कितनी इनकम है इसकी? क्या पूरी 20 करोड़ रुपए इनकम है इसकी? क्या पूरी 20 करोड़ रुपए इनकम है क्या इसकी? क्या जापानी कंपनी की 20 करोड़ रुपए जो उसने लिए वो उसकी इनकम है पूरी?
नहीं सर, पूरी इनकम कैसे होगी? विकास कह रहा है यस। अरे बेटा कैसी बेवकूफी बुरी बातें कर रहे हैं। पूरी 20 करोड़ रुपए इनकम कैसे होगी? उसके खर्चे नहीं लगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि वो कोई वो होता है ना, आ, भूत निकालने वाले बाबा जी थोड़ी हैं कि आके आपसे पैसे लिए, चुटकी बजाई, भूत निकल गया, चलो कोई कॉस्ट नहीं है, और ऐसा थोड़ी है ना। वो भी मशीनें लेके आया है, लेबर लिया है, काम किया है उसने, 20 करोड़ रुपए तो उसने आपसे चार्ज किए, खर्चा भी तो हुआ उसका। तो इस 20 करोड़ में हो सकता है उसका खर्चा करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 5 करोड़, समझ गए? तो 20 करोड़ को मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं। यस, तो सर 20 करोड़ रुपए इनकम नहीं है, वो तो उसने अमाउंट चार्ज किया है किसी की। एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि सर डॉक्टर 2 लाख रुपए लेता है तो फीस, तो उसकी इनकम कितनी है? ऑलमोस्ट सबने कहा सर पूरी है, पूरी है, पूरी है। अरे भैया किसी की भी पूरी नहीं होती, खर्चे सबके लगते हैं, ठीक है। ओके, तो सर यहाँ पे क्या रूल बनाया? यहाँ पे भी सेम 10% ऑफ अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, ठीक है। जितना अमाउंट मिल गया वो, और जितना मिलने वाला है वो, उसका 10% क्या माना जाएगा सर? पीजीबीपी इनकम माना जाएगा, ठीक है। और इसमें से किसी खर्चे की कोई रकम नहीं मिलेगी। लो जी, ये आपका प्रिजेंटिव इनकम के सेक्शन कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक किसी के कोई डाउट है तो ओके, ठीक है। एक लास्ट सेक्शन और बीएनपी चैप्टर हमारा खत्म। बीएनपी चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस अपने कितने पेंडिंग है बता सकता है कोई? प्रैक्टिस सीट में कितने क्वेश्चंस अपने करने बाकी हैं बता सकते हैं कोई? सेवन क्वेश्चन तो हो गए। 2 क्वेश्चन बाकी बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल समृद्धि, सेम। चलिए तो जो भी 2 क्वेश्चन बाकी है वो आज है। अगर नहीं हुआ तो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कल फाइनली हम बीएनपी कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनी हाउ कल वो क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे, हो जाते हैं, अच्छी बात है। और एक, ठीक है, और नहीं होते। और एक काम और करना, जो जो डाउट्स आपको आए इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। 5 बजे तक मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा 5 बजे के बाद। क्लियर है? सर सर वो किए थे, एक चीज बस पूछनी थी। ये सारी एक्टिविटी में हम जो भी बिजनेस खर्चा करता है, नहीं होता, सीएसआर कभी अलाउ ही नहीं होता। सीएसआर अलाउड नहीं होता खर्चा सर। लेकिन ये तो लॉ है ना कि अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर या प्रॉफिट लोग की हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। ठीक है सर, वो अलाउड एक नहीं चीज और है। ठीक समझो, है सर, एक चीज और बताऊं मैं इसमें आप, जी। सर इनकम टैक्स के हिसाब से हम इनकम टैक्स भरते हैं, पर इनकम टैक्स अलाउ है क्या? नहीं है।
लो की रिक्वायरमेंट है तो खर्चा अलाउ होगा, ये बात जरूरी नहीं है बेटा। ओके ओके चलिए जी। तो वो मैं आपको फिर कह दूं, 2 क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिकल हमारे बच्चे हैं वो आप ट्राई करेंगे। 5 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम लिख के भेजेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं लिखना। उसमें कौन से पॉइंट पे डाउट है वो आप लिखेंगे। 5 बजे बाद मैं आप सबको रिप्लाई, तो हो सकता है कल अपना टाइम सेव हो जाए और हम कल ही नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है? ओके तो सुनिए बेटा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ये लास्ट सेक्शन है हमारा, फटाफट देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए, एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, और एक ग्लोबल ग्लोबल कंपनी है, वो इंडिया में भी काम करती है, इंडिया के बाहर भी काम करती जगह काम करती है, ठीक है? ओवरसीज जिसको बोलते हैं ना कंपनी। इसकी इंडिया में एक ब्रांच है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जैसे मान लो वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, उस इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है ये मान लो, और उसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया या उसको स्पॉन्सर किया। क्या उसका फायदा इन्हें सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलेगा या ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगा? बताइए। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे एक कंपनी ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया, तो उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट उसे सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलेगा या ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगा? कम हो रही है, क्या उस एक्सपेंसेस को उस पे भी अलोकेट किया जाएगा? बोलिए। वो कंपनी अपने उस खर्चे को क्या इंडिया ब्रांच पे भी अलोकेट करेगी कि भैया हम रुपए के लिए हुए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं? हाँ सर डेफिनेट सी बात है, करेंगे ना अलोकेट तो, ठीक है? तो उन्होंने अलोकेट। अब इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, तो क्या ये ऐसे प्लानिंग भी कर सकते हैं कि इंडिया ज्यादा अलोकेट कर दो, बाकी कंट्री में कम अलोकेट कर दो? हाँ सर ऐसा तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो रूल बनाया गया, ठीक है? इसके लिए क्या रूल बनाया गया कि 5% ऑफ ATI एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ इंडियन ब्रांच और actual expenses incurred on इंडियन ब्रांच, मतलब जितना आप क्लेम कर रहे हो वो, या 5% ऑफ ATI, जो भी कम होगा उतना ही खर्चा आपको अलाउ हो सकता है रिगार्डिंग हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सर इन्होंने कहा कि हमने तो इंडियन ब्रांच पे 10 करोड़ का खर्चा किया है, ठीक है? और ब्रांच की जो टोटल इनकम ही है वो 45 करोड़ है, एडजस्टेड टोटल इनकम 45 करोड़ है ये मान लीजिए ATI, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो अपनी हेड ऑफिस के खर्चों के लिए कितनी छूट दे, दोबारा सुन लीजिए। इंडियन ब्रांच ने हेड ऑफिस के खर्चों को लेस करने से पहले बताया कि हमारे पास 45 करोड़ का प्रॉफिट। हेड ऑफिस कहता है कि हमने इंडियन ब्रांच के लिए 10 करोड़ का खर्चा किया है, तो आप कितना अलाउ करेंगे? सर 2.25 करोड़, 5% ऑफ 80, 10 करोड़ जो वो मांग रहे हैं, विच एवर इज लेस, तो हम तो 2.25 करोड़ का खर्चा अलाउ करेंगे रिगार्डिंग हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। आई बात नहीं? बस इतनी सी बात है सर। हालांकि ये सेक्शन कहीं हमारे काम नहीं आता है, पर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था ना कि सर BNP हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 से लेके 44C तक, ठीक है? बहुत से टीचर ये पढ़ाते ही नहीं है सेक्शन, तो सेक्शन 28 से जो हम बोलते हैं वो 44C सेक्शन हमारा ये होता है। इज दैट क्लियर?
फाइनल कमेंट सभी का आज के लिए इतना